नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। अर्ली प्राइम टाइम के बेस्ट शो भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। राहुल गांधी के नेपाल दौरे पर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेपाल दौरे को निजी दौरा कह रही है और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी अलग एंगल निकालकर राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। अब आरोप लग रहा है कि राहुल नेपाल की पार्टी में जिस महिला के साथ दिख रहे हैं वो वही है जिसने भारत और नेपाल का रिश्ता पिछले दिनों खराब कराया था। राहुल गांधी के पब में पार्टी करते इन तस्वीरों पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले बीजेपी वीडियो से राहुल की छवि और राजनीति पर सवाल खड़े कर रही थी। अब बीजेपी इस वीडियो से कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी बता रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है कि राहुल के साथ वीडियो में नजर आने वाली महिला चीन की राजदूत होउ यांकी है। इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि रणदीप सुरजेवाला जी, क्या राहुल गांधी नेपाल में चीन की राजदूत होउ यांकी के साथ पार्टी कर रहे थे? वैसे नाइट क्लब में कौन सी शादी होती है? होउ यांकी 2018 से नेपाल में चीन की राजदूत हैं। नेपाल के सत्ता के गलियारों से लेकर सेना के मुख्यालय तक उनकी पकड़ है। यांकी पर हनी ट्रैप के आरोप भी लग चुके हैं। पिछले दिनों जब भारत और नेपाल के बीच संबंध खराब हुए तो आरोप लगे कि इसके पीछे चीन की इसी महिला डिप्लोमेट का हाथ है। राहुल गांधी नेपाल में अपनी दोस्त सुन्निमा उदास की शादी समारोह में शामिल होने गए हैं। सुन्निमा पेशे से पत्रकार रह चुकी हैं, लेकिन इनकी छवि भारत विरोधी की रही है। इसको लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। सुन्निमा उदास नेपाल के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सुन्निमा के पिता भीम उदास म्यांमार में नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। साल 2020 में सुन्निमा ने नेपाल की तरफ से जारी विवादित नक्शे का समर्थन किया था। नेपाल ने इस नक्शे में भारत के इलाकों को अपना बताने की कोशिश की थी। सुन्निमा ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। बीजेपी राहुल के वीडियो को लेकर आक्रामक है, तो कांग्रेस इसे पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे से जोड़कर पलटवार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो शत्रु देश के अंदर बिना बुलाए केक काटने और बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, शत्रु देश में। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी है जो मित्र देश में उनके मित्र के शादी समारोह में शरीक होने गए। क्या देश के कानून में नेपाल जाके किसी की शादी में शरीक होना गुनाह है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस वीडियो को चुनावों से जोड़कर अल्टीमेटम भी दे दिया है। कांग्रेस पूरी तरह आइसोलेट हो रही है। वैसे मुझे लगता है कि जनता ने भी उनको छुट्टी मनाने के लिए आदेश दिया है और वो जनता के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो अच्छा ही है। राहुल गांधी नेपाल में छुट्टियां मना रहे हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ उनके ही संसदीय क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी का नेपाल दौरा कल खत्म हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के तेवर को देखते हुए लगता है कि इस नेपाली वीडियो की गूंज सियासत में लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। तो चलिए भारत की बात में अगली खबर का रुख करेंगे। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आज दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे हैं। लालू यादव ने यहां लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। लालू का कहना है कि देश को बांटने की साजिश हो रही है। लालू यादव ने अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी कहा है। देश में बहुत माहौल चल रहा है आजकल, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है। लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी बहुत लोग बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ भी। ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। ये तो इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज है देश के लिए, बहुत खराब। राजद अब A to Z की पार्टी बन रही है और इसको लेके युवाओं में और जनता में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव इसका शानदार एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप जो बोलिए वही कहेंगे। सर, जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जातीय जनगणना अगर बिहार में नहीं कराती है जेडीयू बीजेपी तो हम कोई दूसरा जनगणना नहीं करने देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मैं सर, परशुराम जयंती के मौके पर कल तेजस्वी यादव गए थे, उसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? वहाँ पर A to Z सबको जोड़ने की कवायद। नहीं, अच्छी बात है ना। परशुराम जयंती में गए, सब लोग बुलाए, आदर किए।
एक आखिरी सवाल है सर कि इफ्तार पार्टी बिहार में हुआ, उसमें नीतीश कुमार और क्या खाएंगे, सो वही खाएंगे दोनों। चाहते हैं कि आप लोग एक बार नीतीश कुमार आप लोग के साथ आए? ऐसा कोई बात अभी नहीं है। तो देखिए, तो लालू यादव का कहना है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़नी है तो मंदिर में पढ़ी है। उधर बिहार में आरजेडी की पॉलिटिक्स में गजब का बदलाव देखने को मिल रहा है। भूमाई समीकरण के ऑक्सीजन पर तेजस्वी तेज रफ्तार से निकल रहे हैं। परशुराम जयंती वाली तेजस्वी की पॉलिटिक्स से बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पटना में परशुराम जयंती के बहाने तेजस्वी वोट की खोज में निकले तो बिहार की राजनीति गर्मा गई। पहली बार भूमिहार ब्राह्मण के मंच से तेजस्वी ने समाज को भरोसा देने की कोशिश की। आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम, और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता है। तेजस्वी A to Z की बात करते हुए भूमिहारों की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं तो बीजेपी तेजस्वी को पुराने दिनों की याद दिला रही है और डर की राजनीति को जिंदा कर रही है। जो तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग एक समय में कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, अब वो भूरा बाल को माफ करो वाली स्थिति में आ गए। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट जानती है, उनके 15 साल के शासन को देखी है। एक समय था कि बिहार में जो सवर्ण समाज के लोग थे वो इनके डर से अपने नाम के पीछे टाइटल तक रखना छोड़ दिए। पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति में भूमिहार एनडीए और खासकर बीजेपी के वोट बैंक माने जाते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल पर भूमिहार समाज बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है, जिसका असर पिछले महीने विधान परिषद चुनाव और पोचहा उपचुनाव में भी दिखा। तो चलिए, ये तो बात हो गई बिहार की सियासत की, और अब रुख करेंगे पंजाब का। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। पंजाब कांग्रेस ने सिद्धू के खिलाफ नेतृत्व से शिकायत की है। कहा जा रहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर में सिद्धू के खिलाफ फैसला हो सकता है। गल सुन, आज के लिए इतना काफी है। पहले तो बोलने से इनकार किया और अब ना बोलने की बात बोलकर भी बहुत कुछ कह गए सिद्धू। 2 महीने पहला कांग्रेस की सरकार थी। अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। ਜਦੋਂ मैं इत्थे आया जी जालगढ़। इसे सिद्धू का बयान कहें या ऐलान, लेकिन इशारा आला कमान की तरफ ही है। अपने खिलाफ बातों को खामोशी से सुनने की बात कहने वाले सिद्धू दरअसल खामोशी से ही पार्टी को जवाब दे रहे हैं। मिट गया जब मिटने वाला फिर पयाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या। पंजाब चुनाव में करारी हार के बाद सिद्धू न सिर्फ पूरी तरह किनारे कर दिए गए हैं, बल्कि उन पर कार्रवाई की तैयारी भी है। खबरों के मुताबिक 13 से 15 मई को उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में सिद्धू पर कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग और प्रभारी हरीश चौधरी ने सिद्धू पर एक्शन के लिए चिट्ठी लिखी है। आरोप सिद्धू पर पार्टी को कमजोर करने के लगे हैं। सिद्धू से कल जब इस बारे में पूछा गया तो वो बिना कुछ बोले उठ गए। गल सुन, गल सुन, गल सुन, गल सुन, गल सुन, आज के लिए इतना काफी है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं कर रहा ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਪਟਕਾਣਾ ਨਾਲੇ ਪਟਕਣਾ। ओके। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिद्धू एक बार फिर पाला बदलेंगे। पुख्ता तौर पर कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन बीते कुछ दिनों में पीके के लिए सिद्धू का प्रेम उमड़ रहा है। पहले पीके के साथ तस्वीरें साझा की, उसके बाद नई पार्टी बनाने की सुगबुगाहट पर बधाई भी दे दी।
ऐसे में अब सिद्धू पर पार्टी के फैसले और साथ ही सिद्धू के अपने फैसले पर सबकी निगाहें हैं कि क्या आने वाले दिनों में सिद्धू नए परचम के साथ नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश से मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। सिवनी में गो तस्करी का शक होने पर भीड़ ने 2 लोगों की पीट कर जान ले ली। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाकर इस पूरे मुद्दे को गर्म कर दिया है। सड़क के बीचों बीच बैठकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं, जहां 3 मई को सिमरिया गांव में गोवंश की तस्करी के शक में 2 आदिवासियों की भीड़ ने हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। हत्या का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अभी तक की स्थिति में 14 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। अभी ये कहा जा रहा है, वहां के लोगों ने ऐसा बताया है कि ये लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। राम सेना का भी नाम आया था, पर उसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गांव जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी और 8,25,000 का मुआवजे का ऐलान भी किया। हमने तत्काल कार्रवाई की। जो मृतक हैं उनके परिवारों को हमने एक परिवार की एक बेटी को, एक बेटा को हमने नौकरी दिया। 8,25,000 रुपये हमने एक परिवार को, मृतक परिवार को हमने अनुग्रह राशि दिया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 विधायकों की कमेटी बनाई है, जो पूरे मामले की जांच कर पार्टी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट देगी। तो भारत की बात में अगली खबर दिल्ली से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बुलडोजर फिर से लौट आया है देश की राजधानी दिल्ली में। बुलडोजर पर बवाल का शोर थोड़ी देर के लिए थमा था, लेकिन एमसीडी का प्लान एबीपी न्यूज के हाथ लगा है, जिसके मुताबिक दिल्ली के शाहीन बाग में कल ही बुलडोजर चलने वाला है। बुलडोजर का ये एक्शन हो रहा है दक्षिणी दिल्ली के इलाके में। तुगलकाबाद के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर का ये एक्शन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इलाके में 13 मई तक यूं ही चलता रहेगा। बड़ी बात यह है कि कल शाहीन बाग में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज को दक्षिणी नगर निगम की वो चिट्ठी हाथ लगी है, जिसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान का पूरा शेड्यूल लिखा गया है। चिट्ठी के जरिए नगर निगम ने दिल्ली पुलिस से अभियान के लिए फोर्स की मांग की है। इसके मुताबिक 5 मई यानी कल शाहीन बाग इलाके में कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक कार्रवाई होगी। इसके बाद 9 मई को जसोला नहर से कालिंदी कुंज पार्क तक कार्रवाई होगी। ये दोनों इलाके शाहीन बाग थाना क्षेत्र के हैं। वैसे अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई 13 मई तक अलग अलग इलाकों में चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बुलडोजर पहले उनके घर पर चले, जिन्होंने अवैध निर्माण को मंजूरी दी। ये जो आज बुलडोजर चला रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गुंडई का ही नतीजा है कि पहले तो पैसे लेके लोगों से अवैध उनकी रेहड़ी पटरी लगवाई, नेताओं ने महल दो महले बना लिए। बुलडोजर चलना है तो सबसे पहले उन नेता और उन अफसरों के घर पे चलना चाहिए जिन्होंने अवैध तरीके से इन मकानों को या दुकानों को बनने दिया, अतिक्रमण होने दिया।
सबसे पहले कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी कि अवैध अतिक्रमण ना हो। इससे पहले 20 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 2 हफ्ते के लिए इस कार्रवाई को रोक दिया गया था। 2 हफ्ते की मियाद आज खत्म हो रही है। आगे क्या होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार खूब गर्म है। चंदौली की चर्चा अभी शांत भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर एक और दाग लग गया। ललितपुर में अब थाने के अंदर नाबालिग के रेप का आरोप लगा है। रेप का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि थाना प्रभारी के ऊपर ही लगा है। अखिलेश यादव ललितपुर गए थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी। जिस पुलिस थाने में लोग न्याय की गुहार लगाने आते हैं, उसी थाने में नाबालिग लड़की से हुई हैवानियत। ललितपुर के पाली थाने में नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में शर्मसार हुई खाकी। शर्मसार करने वाली ये घटना 22 अप्रैल की है, जब 4 लड़कों पर गैंगरेप का केस दर्ज कराने थाने आई लड़की से थाने के अंदर ही थाने के प्रभारी ने रेप किया। थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों पर केस दर्ज कर 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसके साथ ही रेप के आरोपी थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज को सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं, इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है तथा कोई भी अभियुक्त इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में लापरवाही के आरोप में एडीजी कानपुर ने पाली थाने के सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। मामले की जांच डीआईजी झांसी को सौंपकर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। चंदौली कांड के बाद यूपी पुलिस पर लगे एक और आरोप ने विपक्ष को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। पहले नारा दिया जा रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो नारा उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को वर्दी वाले गुंडों से बचाओ। सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो न्याय बच्चियों को कहां से मिलेगा। ललितपुर की घटना ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खाकी को सवालों के घेरे में ला दिया है। तो और बात करते हैं मौसम की। हैदराबाद के लिए बारिश आफत बनकर आई है, लेकिन कई जगहों पर बारिश राहत की तरह भी आई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने करवट बदली तो गर्मी के तेवर कुछ ढीले हुए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बीते काफी दिनों से गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ था। दिल्ली में कई जगहों पर तो ओले भी गिरे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भिंड, हरियाणा के अंबाला, चंडीगढ़ में हुई बारिश लोगों के लिए राहत बनकर आई। मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ी राज्य हिमाचल के शिमला में भी मंगलवार को तेज आंधी और बारिश हुई। आज हम 2 चेहरों की बात करने जा रहे हैं, हिंदुत्व के 2 नए चेहरे। पहले चेहरे का नाम है राज ठाकरे और दूसरे चेहरे का नाम है नवनीत राणा। ये 2 नाम सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की सियासत में गूंज रहे हैं। इन दोनों ने उद्धव सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करके हिंदुत्व का एजेंडा थाम लिया है। आज भी ये 2 चेहरे खबर में हैं। नवनीत चर्चा में है क्योंकि उन्हें और उनके पति को पूरे 10 दिन बाद जमानत मिल गई है, और राज ठाकरे चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो अपनी हिंदूवादी छवि का सबूत दिया। राज ठाकरे ने करीब 13 मिनट तक मराठी में अपनी बात रखने के बाद चेतावनी से लेकर आंदोलन के आगाज तक का ऐलान हिंदी में किया। क्या ये छवि बदलने की कोशिश है राज ठाकरे की? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की।
बात पक्की है, मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती, और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। सुन लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए, तेवर तीखे हो चुके हैं, अंदाज और आक्रामक हो चुका है। अब निवेदन नहीं, आंदोलन की बात कर रहे हैं राज ठाकरे और बार बार आक्रामक हिंदुत्व का संकेत दे रहे हैं राज ठाकरे। आज 4 तारीख है, 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। राज ठाकरे आरंभ है प्रचंड वाले नियम पर चलते दिखाई दे रहे हैं और हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने वाले राज ठाकरे महाराष्ट्र में अकेले नहीं हैं। उनके साथ एक और नाम है जो उतनी ही जोर से सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। बच्चा बच्चा अब अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को पहचान चुका है। नवनीत राणा पिछले 10 दिनों में महाराष्ट्र में हिंदुत्व का ऐसा चेहरा बनकर उभरी हैं, जिसकी कमी बीजेपी को तो जरूर महसूस होती रही है। नवनीत और उनके पति रवि राणा को आज ही जमानत मिली है। देख सकते हैं कि नवनीत राणा इस वक्त जो है जेल से निकल रही है, उनको जमानत मिल गई थी और अब नवनीत राणा को लेकर के पुलिस यहां से निकल रही है। अब ये देखिए नवनीत राणा पीछे गाड़ी में बैठी हुई हैं और पुलिस अब उनको लेकर के यहाँ से निकल रही है। आंखें बंद किए हुए और बीच में बैठी हुई हैं। नवनीत राणा की तबीयत खराब है। भायखला जेल से नवनीत को सीधे मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि नवनीत की पीठ में दर्द है। नवनीत और उनके विधायक पति रवि राणा पर देशद्रोह का आरोप लगाकर जब उद्धव सरकार ने दोनों को जेल भेजा तो पूरी बीजेपी ब्रिगेड उद्धव सरकार के खिलाफ एक्टिव हो गई थी। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। यही वजह है कि विरोधी से लेकर सियासी हलकों तक में ये चर्चा बहुत तेज हो रही है कि बीजेपी नवनीत राणा और राज ठाकरे को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले इन दोनों चेहरों को शह दे रही है या नहीं दे रही है, और दे रही है तो क्यों दे रही है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन शुरुआत राज ठाकरे की आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे, जो कई संकेत समेटे हुए हैं। एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था। पूरी मीडिया राज ठाकरे का इंतजार कर रही थी। सामने खाली सोफे पर राज ठाकरे को आना था। चर्चा हो रही थी कि राज ठाकरे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में बात करेंगे या मराठी में। कुछ मिनटों बाद राज ठाकरे जब मीडिया के सामने पहुंचे और बात शुरू की तो लगातार मराठी में अपनी बात करते रहे। आणि जोपर्यंत हे उतरवले जाणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन चालू राहणार। लेकिन 13-14 मिनट तक अपनी बात रखने के बाद जब राज ठाकरे से पत्रकारों ने कहा कि वो अपनी बात हिंदी में कहें तो उनका जवाब सुनिए। हिंदी मध्ये माझं हिंदी चांगलं नाही रे एवढं। हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है। राज ठाकरे ने कहा जरूर कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन एक बार जब उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया तो निवेदन और आंदोलन का फर्क समझा दिया और अपने तेवरों की गर्मी भी दिखाई। और इसी के साथ साथ
हिंदी के उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी आगे की रणनीति भी समझा डाली। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। राज ठाकरे का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में अपनी बात कहना कई तरह के कयासों को हवा दे रहा है। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभर रहे हैं राज ठाकरे? क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना का विकल्प बनने की तैयारी में हैं? क्या राज ठाकरे बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? और इन्हीं सवालों के जवाब के तौर पर कहा जा रहा है कि इसीलिए राज ठाकरे अचानक उद्धव के सामने खड़े हो गए हैं। इसीलिए राज ठाकरे शिवसेना के हिंदुत्व को चुनौती देने लगे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना हमेशा से मराठी मानुष और कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, लेकिन गठबंधन की सरकार में हिंदुत्व के मुद्दों पर पकड़ ढीली होने के बाद राज ठाकरे को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 12 अप्रैल को राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की डेडलाइन दी थी और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। डेडलाइन 3 मई तक के लिए दी गई थी। लाउडस्पीकर के मुद्दे को राज ठाकरे ने इस तरह लपका है कि वो इसके सहारे अपनी पूरी छवि को ही बदल देना चाहते हैं। छवि बदलने की बात इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले तक राज ठाकरे के राजनीतिक करियर के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो वो सिर्फ उत्तर भारतीयों के विरोध की राजनीति करते दिखाई देंगे, लेकिन इस बार वो लाउड स्पीकर विवाद के जरिए उत्तर भारतीयों के विरोध वाली पार्टी की इमेज धोने की कोशिश में जुटे हैं। और इसी कड़ी में राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं। 5 जून या दिवशी मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांसह अयोध्येला जाणार आहे। राज ठाकरे के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर बढ़ने की ये रणनीति शिवसेना को रास नहीं आ रही है। राज ठाकरे लाउडस्पीकर विवाद का चेहरा बन चुके हैं और आज ही राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का एक वीडियो ट्वीट किया। देखिए उस वीडियो में क्या है। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। वीडियो के जरिए राज ठाकरे साबित करना चाहते हैं कि जो वादा बाल ठाकरे ने किया था सरकार में होने के बावजूद शिवसेना ने उसे पूरा नहीं किया, जबकि राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि शिवसेना ने इस वीडियो पर भी राज ठाकरे को जवाब दिया है। भाई बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाए। लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ।
जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। एबीपी न्यूज के लिए पिछले दिनों सी वोटर ने जो सर्वे किया था, उसमें सवाल पूछा गया था कि क्या लाउडस्पीकर विवाद से महाराष्ट्र में राज ठाकरे हिंदुत्व का चेहरा बन पाएंगे। हाँ कहने वाले 37% हैं, नहीं कहने वाले 33% हैं, जबकि पता नहीं कहने वाले 30% लोग थे। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बहुत तेज है, क्योंकि इसी साल मुंबई में होना है महानगर पालिका का चुनाव। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और इसी वजह से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद चल रहा है, अगर उसके चलते राज ठाकरे अपनी तरफ कुछ फीसदी वोट भी खींचने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दरअसल शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी थी, लेकिन 2019 में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अब महाराष्ट्र में बीजेपी को ऐसे सहयोगी की तलाश है जो शिवसेना वाली खाली हुई जगह को भर सके, और इस जगह को राज ठाकरे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे में पूछा था कि बीजेपी और राज ठाकरे हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। फायदा बताने वाले 50% हैं, जबकि नुकसान कहने वाले 36%, पता नहीं कहने वाले 14% लोग हैं। बीजेपी और राज ठाकरे के इस कॉम्बिनेशन को हवा उस वक्त भी मिली जब राज ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लाउडस्पीकर पर तारीफ की थी। बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत क्यों है, वो भी समझिए। दरअसल जिन सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना लड़ती थी, उन सीटों पर बीजेपी को मजबूत चेहरों की जरूरत है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था। उस वक्त बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। बीजेपी के लिए उन्हीं चेहरों की तलाश के तौर पर राज ठाकरे और नवनीत राणा का नाम लिया जा रहा है। और अब नवनीत राणा की पहचान सिर्फ अमरावती से निर्दलीय सांसद की नहीं है, बल्कि नवनीत राणा उद्धव सरकार को हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनौती देने वाले चेहरे के तौर पर पहचानी जाने लगी है। राज ठाकरे लाउडस्पीकर के जरिए हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे के खिलाफ केस पर केस दर्ज करती जा रही है। 1 मई को दिए औरंगाबाद के भाषण को लेकर भी राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर भी पुलिस राज ठाकरे के समर्थकों को खोज रही है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक सवाल पूछा है। वो सवाल पहले आपको बताते हैं और फिर जवाब। सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? तो हाँ कहने वाले 44% लोग हैं और नहीं कहने वाले 30% लोग, पता नहीं कहने वाले 26% लोग। यानी ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि राज ठाकरे कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।